कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने सपनों के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं, और फिर एक चमक, एक आवाज, एक क्षण जिसने मानव इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ये केवल दो शहरों की कहानी नहीं है, ये विज्ञान, सत्ता और मानवता के टकराव की कहानी है। ये उस समय की कथा है जब मनुष्य ने प्रकृति की सबसे महान शक्ति को छू लिया और उसी शक्ति से अपने ही अस्तित्व को चुनौती दे दी। हिरोशिमा और नागासाकी की ये कहानी युद्ध की नहीं, मनुष्य की चेतना की कहानी है। ये कहानी पूछती है, क्या प्रगति बिना करुणा के सुरक्षित है? क्या शक्ति बिना नैतिकता के मानवता को बचा सकती है? आइए चलते हैं इतिहास के उस मोड़ पर जहां एक निर्णय ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, परमाणु युग से पहले और परमाणु युग के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान। 1930 और 1940 का दशक मानव इतिहास का सबसे अशांत समय था। पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, लगभग हर महाद्वीप युद्ध का मैदान बन चुका था। ये केवल देशों की सीमाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि सत्ता, संसाधनों और विश्व प्रभुत्व की लड़ाई थी। पहले विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रवाद की उग्र भावना ने कई देशों को आक्रामक बना दिया। जर्मनी, इटली और जापान जैसे राष्ट्र तेजी से सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे। जापान विशेष रूप से एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। उसने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, ताकि तेल, लोहा और अन्य संसाधनों पर नियंत्रण मिल सके। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस विस्तारवादी नीति को रोकना चाहते थे। जब अमेरिका ने जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और तेल की आपूर्ति रोक दी, तो तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस घटना ने अमेरिका को सीधे युद्ध में उतार दिया और विश्व युद्ध वास्तव में वैश्विक संघर्ष बन गया। इसके बाद प्रशांत महासागर युद्ध का सबसे क्रूर क्षेत्र बन गया। द्वीपों पर लड़ाइयां, समुद्री युद्ध और हवाई हमले लगातार बढ़ते गए। हर जीत के साथ मौतों की संख्या भी बढ़ती गई। सैनिक ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी युद्ध की कीमत चुकाने लगे। शहर नष्ट हो रहे थे, परिवार बिखर रहे थे और पूरी मानव सभ्यता भय और असुरक्षा के दौर से गुजर रही थी। 1945 तक स्थिति ये हो गई थी कि दुनिया थक चुकी थी, लेकिन युद्ध रुक नहीं रहा था। लाखों लोग मर चुके थे, अर्थव्यवस्थाएं टूट चुकी थीं और मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां विज्ञान, राजनीति और युद्ध मिलकर इतिहास का सबसे भयावह निर्णय लेने वाले थे। यही वो समय था जब युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था और आने वाले दिनों में मानव इतिहास की सबसे हृदय विदारक घटना घटने वाली थी। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिक परमाणु के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनका उद्देश्य ऊर्जा के नए स्रोत की खोज करना था, न कि विनाश का हथियार बनाना। जब वैज्ञानिकों ने ये पाया कि परमाणु के केंद्र, नाभिक, को तोड़ने पर असाधारण मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो ये खोज विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी गई। लेकिन जल्द ही ये समझ आ गया कि यही ऊर्जा मानव इतिहास का सबसे घातक हथियार भी बन सकती है। 1938 में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन की खोज की। यूरोप में युद्ध का माहौल था और ये डर पैदा हुआ कि यदि नाज़ी जर्मनी पहले परमाणु बम बना लेता है तो दुनिया को रोकना असंभव हो जाएगा। इसी भय ने वैज्ञानिकों और राजनेताओं को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां विज्ञान और युद्ध एक हो गए। अमेरिका ने अत्यंत गोपनीय परियोजना शुरू की, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और सैन्य परियोजना थी। हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैनिक गुप्त प्रयोगशालाओं में काम कर रहे थे। रेगिस्तानों और बंद शहरों में ऐसे प्रयोग किए जा रहे थे जिनके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। इस परियोजना में दुनिया के महान वैज्ञानिक शामिल थे, जिनमें जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर प्रमुख थे। वे जानते थे कि वे इतिहास बदलने जा रहे हैं, लेकिन ये बदलाव मानवता के लिए वरदान होगा या अभिशाप, ये प्रश्न लगातार उन्हें परेशान करता रहा। जब पहला परमाणु परीक्षण सफल हुआ तो वैज्ञानिक उत्साहित भी थे और भयभीत भी, क्योंकि उन्होंने ऐसी शक्ति पैदा कर दी थी जो पूरे शहर को एक पल में मिटा सकती थी। यहीं से विज्ञान के सामने सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न खड़ा हुआ।
क्या वैज्ञानिक ज्ञान केवल खोज के लिए होता है या उसकी जिम्मेदारी भी वैज्ञानिकों की होती है? क्या मानव बुद्धि का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है या युद्ध जीतना? परमाणु बम का जन्म केवल तकनीकी सफलता नहीं था, ये मानव नैतिकता की सबसे कठिन परीक्षा थी, जहां प्रगति और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके थे। 1945 तक युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। यूरोप में जर्मनी हार चुका था, लेकिन प्रशांत क्षेत्र में जापान अभी भी लड़ रहा था। लगातार हार, शहरों पर बमबारी और संसाधनों की कमी के बावजूद जापानी नेतृत्व आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। उनके लिए युद्ध केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और अस्तित्व का प्रश्न बन चुका था। इसी समय अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने जापान को अंतिम चेतावनी देने का निर्णय लिया। जुलाई 1945 में पॉट्सडैम डिक्लेरेशन जारी की गई। इस घोषणा में स्पष्ट कहा गया कि जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण करे, अन्यथा उसे पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा। दुनिया को इस चेतावनी के पीछे छिपी वास्तविक शक्ति, परमाणु बम के बारे में अभी जानकारी नहीं थी। जापानी सरकार के भीतर भी मतभेद थे। कुछ नेता युद्ध समाप्त करना चाहते थे, जबकि सैन्य नेतृत्व अंतिम सांस तक लड़ने के पक्ष में था। वे मानते थे कि यदि जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया तो सम्राट की सत्ता और राष्ट्र की पहचान समाप्त हो सकती है। परिणामस्वरूप जापान ने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया या स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। दूसरी ओर अमेरिका के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पर भारी दबाव था। युद्ध लंबा खिंच रहा था और अनुमान लगाया जा रहा था कि यदि जापान पर पारंपरिक हमला किया गया तो लाखों सैनिक और नागरिक मारे जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन के सामने इतिहास का सबसे कठिन निर्णय था। क्या युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए परमाणु हथियार का उपयोग किया जाए? कुछ कमरों में बैठी सीमित संख्या में नेताओं और सैन्य अधिकारियों ने मानव इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया। ये निर्णय केवल रणनीति नहीं था, ये लाखों अनजान लोगों के जीवन और मृत्यु का निर्णय था। उस क्षण दुनिया को पता नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा हथियार इस्तेमाल होने वाला है जो युद्ध की परिभाषा ही बदल देगा और मानवता हमेशा के लिए उसके परिणामों को याद रखेगी। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का शहर हिरोशिमा बिल्कुल सामान्य था। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। लोग अपने घरों से काम पर निकल रहे थे, दुकानदार दुकानें खोल रहे थे और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। युद्ध चल रहा था, लेकिन उस सुबह किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में इतिहास बदलने वाला है। माएं बच्चों के हाथ में खाना और किताबें देकर विदा कर रही थीं। ट्रैमें चल रही थीं, साइकिलों की घंटियां बज रही थीं और शहर रोज की तरह जीवन से भरा हुआ था। कुछ लोग आसमान की ओर देखकर मौसम का अंदाज लगा रहे थे, क्योंकि रात में कोई बड़ा हवाई हमला नहीं हुआ था। लोगों को लगा कि शायद ये दिन शांत रहेगा। सुबह लगभग 8:15 पर आसमान में एक अमेरिकी विमान दिखाई दिया। युद्ध के दिनों में विमान दिखना असामान्य नहीं था, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक आकाश में एक तेज, चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी चमकी, इतनी तेज कि लोगों की आंखें बंद हो गईं। उस एक पल में समय जैसे रुक गया। लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हुआ है। रोशनी के साथ ही एक भयावह ऊर्जा शहर पर टूट पड़ी। गर्मी की लहर, तेज धमाका और हवा का विशाल दबाव, सब कुछ एक ही क्षण में हुआ। जो बच्चे कुछ सेकंड पहले स्कूल की ओर जा रहे थे, जो लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, वे अचानक मानव इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी के बीच खड़े थे। हिरोशिमा की वो शांत सुबह एक पल में बदल गई और दुनिया ने पहली बार परमाणु युग की भयावह शुरुआत देखी। सुबह 8:15 के कुछ ही सेकंड बाद हिरोशिमा के ऊपर आकाश में विस्फोट हुआ। अमेरिकी विमान एनालागे से गिराया गया परमाणु बम हवा में ही फट गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि सूरज से भी अधिक तेज प्रकाश पूरे शहर पर फैल गया। एक ही क्षण में तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जिन लोगों ने सीधे उस चमक को देखा, उनके शरीर पर कपड़े जल गए, त्वचा पिघलने लगी और कई लोग वहीं खड़े खड़े राख बन गए। सड़कें, घर, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। धमाके के साथ आई प्रचंड शॉकवेव ने इमारतों को कागज की तरह उड़ा दिया। भारी कंक्रीट संरचनाएं ढह गईं, लकड़ी के घर तुरंत जल उठे, लोग हवा में फेंक दिए गए। कुछ सेकंड पहले जीवित और व्यस्त शहर अब टूटे पत्थरों, आग और चीखों से भर चुका था।
जिन्होंने विस्फोट से तुरंत मृत्यु नहीं पाई, वे गंभीर रूप से घायल होकर भागने की कोशिश कर रहे थे। जलते हुए शरीर, फटी हुई त्वचा और धुएं से भरा आसमान, हर दिशा में केवल पीड़ा दिखाई दे रही थी। हजारों लोग नदी की ओर भागे, क्योंकि उनके शरीर आग की तरह जल रहे थे और उन्हें पानी चाहिए था। कुछ ही पलों में पूरा शहर नर्क जैसा दृश्य बन गया। ना कोई व्यवस्था बची, ना कोई सहायता। मानव इतिहास में पहली बार एक ही बम ने पूरे शहर को लगभग समाप्त कर दिया था। उस दिन दुनिया ने समझा कि विज्ञान की शक्ति जब विनाश में बदलती है तो एक सेकंड ही पूरी सभ्यता को बदल देने के लिए पर्याप्त होता है। विस्फोट के कुछ मिनटों बाद हिरोशिमा अब एक जीवित शहर नहीं रहा था, बल्कि जलती हुई राख का समुद्र बन चुका था। हर दिशा में आग फैल चुकी थी। टूटी इमारतों, लकड़ी के घरों और बिखरे ईंधन ने मिलकर एक भयानक अग्नि तूफान पैदा कर दिया। तेज गर्म हवा इतनी शक्तिशाली थी कि वो लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। आग केवल जल नहीं रही थी, वो पूरे शहर को निगल रही थी। सड़कों पर घायल लोग भटक रहे थे। किसी के कपड़े जल चुके थे, किसी की त्वचा लटक रही थी, तो कोई अपने परिवार को पुकारते पुकारते गिर पड़ता था। हर तरफ चीखें थीं, मदद की पुकार, दर्द की आवाजें और खोए हुए प्रियजनों को खोजते लोगों की व्याकुल आवाजें। अस्पताल नष्ट हो चुके थे। डॉक्टर और नर्सें भी घायल थीं। इलाज करने वाला कोई नहीं था। जलते हुए शरीरों की पीड़ा असहनीय थी। हजारों लोग शहर की नदियों और तालाबों की ओर भागे। उन्हें केवल पानी चाहिए था, थोड़ा सा पानी, जो जलन को शांत कर सके। लोग नदी में कूदते गए, लेकिन कई इतने घायल थे कि बाहर निकल ही नहीं सके। नदी का पानी लाशों और घायल लोगों से भरता चला गया। आकाश काला हो गया था। धुआं, राख और जलते मलबे के बीच सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद काली बारिश गिरने लगी। रेडियोधर्मी धूल से भरी बारिश, जिसे लोग राहत समझकर पी रहे थे, बिना ये जाने कि वो धीरे धीरे नई मौत लेकर आ रही है। कुछ घंटों पहले तक जीवंत रहा शहर अब पहचान से बाहर था। घर, सड़कें, स्कूल, मंदिर सब मिट चुके थे। बचा था केवल दर्द, भय और एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों अधूरी जिंदगियों की कहानी हमेशा के लिए दब गई। विस्फोट के बाद जब आग धीरे धीरे शांत होने लगी, तब लोगों को लगा कि सबसे बड़ा खतरा शायद खत्म हो चुका है। लेकिन असली त्रासदी अभी शुरू हुई थी। हिरोशिमा के बचे हुए लोग एक ऐसी मौत का सामना कर रहे थे जिसे देखा नहीं जा सकता था, रेडिएशन। शुरुआत में कई लोग सामान्य दिखाई दे रहे थे। जिनके शरीर पर ज्यादा चोट नहीं थी, वे अपने घरों की तलाश कर रहे थे, घायलों की मदद कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब लक्षण सामने आने लगे। लोगों को तेज बुखार आने लगा, कमजोरी बढ़ने लगी और अचानक बाल झड़ने लगे। त्वचा पर काले धब्बे उभरने लगे और बिना किसी बाहरी चोट के शरीर से खून बहने लगा। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सी बीमारी है। दवाइयां काम नहीं कर रही थीं। जिन लोगों ने विस्फोट के समय केवल रोशनी या धूल महसूस की थी, वे भी धीरे धीरे गिरने लगे। ये परमाणु विकिरण था, ऐसी ऊर्जा जो शरीर के भीतर कोशिकाओं को नष्ट कर रही थी। लोग एक दिन ठीक दिखते और अगले दिन मृत्यु के करीब पहुंच जाते। माएँ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बीमारी अदृश्य थी। कई गर्भवती महिलाओं के बच्चों पर भी इसका असर पड़ा। आने वाले वर्षों में कैंसर, जन्मदोष और गंभीर बीमारियां बढ़ती गईं। दुनिया ने पहली बार समझा कि परमाणु हथियार केवल विस्फोट के क्षण में ही नहीं मारते, बल्कि लंबे समय तक पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। ये विज्ञान की नई और भयावह सच्चाई थी। मानव बुद्धि ने ऐसी शक्ति बना ली थी जो बिना आवाज, बिना धुएं और बिना चेतावनी के धीरे धीरे जीवन को समाप्त कर सकती थी। उस दिन मानवता ने जाना कि परमाणु युद्ध का असली डर केवल तत्काल विनाश नहीं, बल्कि वो अदृश्य जहर है जो वर्षों तक लोगों की सांसों में जिंदा रहता है। हिरोशिमा की तबाही के केवल 3 दिन बाद भी दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई थी कि क्या हुआ है। जापान के कई नेता अब भी युद्ध समाप्त करने को लेकर विभाजित थे। इसी बीच 9 अगस्त 1945 की सुबह एक और अमेरिकी बमवर्षक विमान जापान की ओर बढ़ रहा था। उसका लक्ष्य था शहर नागासाकी, एक शांत औद्योगिक नगर जहां लोग पहले से चल रहे युद्ध के बावजूद सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन आसमान बादलों से ढका था। लोग काम पर जा रहे थे, फैक्ट्रियां चल रही थीं और बच्चों की आवाजें गलियों में गूंज रही थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतिहास फिर खुद को दोहराने वाला है।
सुबह लगभग 11:02 पर आकाश में दूसरा परमाणु बम विस्फोट हुआ। ये बम हिरोशिमा से भी अधिक शक्तिशाली था। तेज चमक, भयानक गर्मी और विस्फोट की लहर ने पूरे शहर को झकझोर दिया। पहाड़ियों से घिरा नागासाकी कुछ हद तक बच गया, लेकिन विस्फोट के केंद्र के आसपास सब कुछ नष्ट हो गया। इमारतें ढह गईं, कारखाने मिट गए और हजारों लोग पल भर में मारे गए। आग ने फिर शहर को घेर लिया और घायल लोग भय और दर्द में इधर-उधर भटकने लगे। लोगों को समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी दूसरी आपदा कैसे आ गई। हिरोशिमा की खबरें अभी स्पष्ट भी नहीं हुई थीं कि मानवता ने दूसरा परमाणु घाव झेल लिया। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। ऐसा युग जहां एक हथियार पूरे शहर और उसकी पीढ़ियों का भविष्य समाप्त कर सकता था। नागासाकी की त्रासदी केवल एक सैन्य घटना नहीं थी, ये मानव इतिहास की चेतावनी बन गई। 2 शहर, लाखों जिंदगियां और अनगिनत सपने कुछ ही दिनों में मिट गए। उस क्षण दुनिया ने महसूस किया कि युद्ध की जीत चाहे किसी की भी हो, हार अंततः मानवता की ही होती है। नागासाकी की तबाही के बाद जापान के सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा था। देश पहले ही लगातार बमबारी, भूख और आर्थिक विनाश से टूट चुका था। 2 परमाणु विस्फोटों ने ये स्पष्ट कर दिया कि यदि युद्ध जारी रहा तो पूरा राष्ट्र समाप्त हो सकता है। अंततः 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट एम्परर हिरोहितो ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया और आत्मसमर्पण की घोषणा की। ये क्षण केवल जापान के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन युद्ध का अंत शांति की शुरुआत नहीं था। हिरोशिमा और नागासाकी में बच गए लोग, जिन्हें बाद में हिबाकुशा कहा गया, एक नए संघर्ष में प्रवेश कर चुके थे। उनके शरीर घायल थे, परिवार नष्ट हो चुके थे और जीवन की सारी सुरक्षा खत्म हो चुकी थी। कई लोग अपने प्रियजनों की पहचान भी नहीं कर पाए, क्योंकि शहरों में केवल राख और मलबा बचा था। रेडिएशन के प्रभाव धीरे धीरे सामने आते रहे। महीनों और वर्षों बाद भी लोग बीमार पड़ते रहे। कैंसर, कमजोरी और मानसिक आघात ने हजारों जीवनों को प्रभावित किया। समाज में भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोग उनसे डरते थे, ये सोचकर कि बीमारी फैल सकती है। वे जीवित तो थे, लेकिन हर दिन अपने भीतर उस भयावह सुबह की याद लेकर जी रहे थे। सबसे गहरा दर्द आने वाली पीढ़ियों ने महसूस किया। जन्म लेने वाले बच्चों पर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना रहा। परिवारों में युद्ध की स्मृतियां कहानियों की तरह नहीं, बल्कि घावों की तरह जीवित रहीं। शहर फिर से बने, सड़कें फिर से बस गईं, लेकिन लोगों के मन में बसे भय और दुख को मिटाना आसान नहीं था। युद्ध खत्म हो चुका था, पर पीड़ा समाप्त नहीं हुई थी। दुनिया ने जीत का जश्न मनाया, जबकि हिरोशिमा और नागासाकी के लोग जीवन भर उस दिन के परिणामों को सहते रहे। यही सच्चाई थी। युद्ध बंद होने के बाद भी उसका दर्द पीढ़ियों तक चलता है। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं ने पूरी मानव सभ्यता को एक गहरे प्रश्न के सामने खड़ा कर दिया। क्या युद्ध वास्तव में समस्याओं का समाधान हो सकता है? 2 शहरों के विनाश ने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों के बीच नहीं होता, बल्कि निर्दोष नागरिकों, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन परमाणु हथियारों का युग शुरू हो गया। दुनिया की महाशक्तियों ने और भी अधिक शक्तिशाली बम बनाए। सुरक्षा के नाम पर हथियारों की दौड़ शुरू हुई, जहां शांति का आधार भय बन गया। प्रश्न उठने लगा, क्या मानवता अपनी रक्षा के लिए ऐसे हथियार रखे जो पूरी पृथ्वी को समाप्त कर सकते हैं? वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सामाजिक चिंतकों के बीच नैतिक बहस तेज हो गई। क्या विज्ञान केवल तकनीकी प्रगति है, या उसके साथ नैतिक जिम्मेदारी भी जुड़ी है? जिन वैज्ञानिकों ने परमाणु शक्ति विकसित की, उनमें से कई बाद में शांति आंदोलन से जुड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य जीवन की रक्षा होना चाहिए, न कि उसका विनाश। हिरोशिमा और नागासाकी आज केवल इतिहास की घटनाएं नहीं हैं, वे चेतावनी हैं। हर वर्ष लोग इन शहरों में एकत्र होकर शांति की प्रतिज्ञा लेते हैं, ताकि दुनिया फिर कभी ऐसी त्रासदी न देखे। ये स्मृतियां हमें याद दिलाती हैं कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण करुणा है, और विजय से अधिक महत्वपूर्ण मानव जीवन। अंततः प्रश्न हथियारों का नहीं, मानव चेतना का है। यदि मनुष्य घृणा, लालच और सत्ता की इच्छा से संचालित होगा, तो विज्ञान विनाश का साधन बनता रहेगा। लेकिन यदि मानवता करुणा, संवाद और समझ को अपनाए, तो वही विज्ञान जीवन को बेहतर बना सकता है। मानव इतिहास का अंतिम संदेश शायद यही है: युद्ध जीत सकता है,
पर मानवता हार जाती है। और शांति ही वो मार्ग है जहां भविष्य सुरक्षित रह सकता है। इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं होता, वो इंसान की गलतियों और सीखों का आईना होता है। हिरोशिमा और नागासाकी हमें ये नहीं सिखाते कि कौन जीता और कौन हारा। वे हमें ये बताते हैं कि युद्ध में अंततः हार मानवता की ही होती है। एक पल की चमक में शहरों को मिटा दिया, लेकिन उस चमक की छाया आज भी पीढ़ियों के दिलों में जीवित है। विज्ञान ने शक्ति दी, पर प्रश्न ये है, क्या मनुष्य ने बुद्धि भी सीखी? यदि ज्ञान करुणा से अलग हो जाए तो प्रगति विनाश बन जाती है, और यदि शक्ति पर नैतिकता का नियंत्रण ना हो तो सभ्यता स्वयं अपने अस्तित्व के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। आज आवश्यकता हथियारों की नहीं, संवाद की है। प्रतिस्पर्धा की नहीं, सह अस्तित्व की है। आइए याद रखें, शांति कमजोरी नहीं, मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि भविष्य उन लोगों का नहीं होगा जो युद्ध जीतेंगे, बल्कि उनका होगा जो मानव जीवन को बचाना सीखेंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान से जुड़ी गहरी और जागरूक करने वाली कहानियों के लिए रेडियो पाठशाला को सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वह आगे बढ़ाया जाता है। रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान,